बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम 7.2 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। पहले 7 क्वेश्चन इसके हमने सॉल्व किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 8 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर है जी 342। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ यू वी एंड डब्ल्यू ये 3 वेक्टर दिए हुए हैं और डब्ल्यू के अंदर जी को यूज़ कर रहा है के जो कोफिशिएंट के तौर पे, कंपोनेंट के तौर पे। रिप्रेजेंट्स द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, कि अगर ये ट्राइंगल्स की साइड्स हों, ये तीनों वेक्टर ट्राइंगल मिलकर ट्राइंगल बनाते हों, तो फाइंड जी को फाइंड करें। जी यानी कि वो जो इधर डब्ल्यू के अंदर के कंपोनेंट जी लिखा हुआ है, तो वो जी हमने फाइंड करना है। अब देखें यू वी और डब्ल्यू दिए हुए हैं, तो हमने वेक्टर्स के अंदर ये पढ़ा था पहली एक्सरसाइज के अंदर ही कि ट्राइंगल जब सम करते हैं तो एक ट्राइंगल बनती है। अगर दो वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल के साथ मिलाया जाए तो वो ट्राइंगल की सूरत इख्तियार करेंगे। तो हम देखेंगे कौन से दो वेक्टर मिलके तीसरे वेक्टर जितनी वैल्यू हमें देते हैं। अब देखें ये पहले दो वेक्टर्स को जब मिलाएंगे, ये देखें आई कंपोनेंट्स को मिलाया तो आंसर आई आ जाएगा। इसी तरह जे कंपोनेंट्स को मिलाएंगे तो आंसर 6J आ जाएगा, जो कि आपके पास W की सूरत में मौजूद है। अगर आप इन पहले U और V के अलावा V और W को मिलाते हैं तो U वाले नहीं मिलेंगे आपको, आंसर में U वाला नहीं आएगा वेक्टर। और इसी तरह से अगर U और W को मिलाते हैं तो भी आंसर में आपके पास जो है V वाला वेक्टर नहीं आएगा। तो इसका मतलब है U और V ऐसे दो वेक्टर हैं जिनको हेड और टेल रूल से मिलाया जा रहा है, तो आपके पास W आ रहा है। तो हमने एक ट्राइंगल पहले तो ड्रा की, U वेक्टर लिखा, फिर उसकी हेड के साथ V की टेल मिलाई और इस तरह से जो रिजल्टेंट वेक्टर था उसको W का नाम दे दिया। तो ये देखें यानी कि U और V ऐड हुए और W बना, तो हमने ये रिलेशन लिख लिया कि W इज इक्वल टू है U प्लस V। अब हम इनको जो है देखते हैं, U और V को जमा कर लेते हैं और W का वेक्टर ऐसे ही लिख देते हैं 1 + 6J + Z के, और U की जगह पे U का वेक्टर लिख लिया और इसी तरह से V की जगह पे V का वेक्टर हमने लिख लिया। और ये अब जो राइट साइड है इसको जमा करते हैं। तो पहले तो ये ब्रैकेट्स ओपन किए हैं 2i = 3j = 4 के, और प्लस माइनस माइनस i हो जाएगा, प्लस 3j हो जाएगा और फिर प्लस माइनस माइनस k हो जाएगा। अब i कंपोनेंट में i कंपोनेंट ऐड कर लें तो 2i - i मिलके जो होगा, ये देखें जी 2i और -i जो है ये मिला, इस तरह से हमें पॉजिटिव i की सूरत में आंसर मिल गया। इसी तरह से जब j आपस में मिलेंगे तो 3j और 3j 6j हो जाएगा। जब k कंपोनेंट्स को आपस में मिलाया जाएगा तो ये 4k था और -1k, तो ये 3k बच जाएगा। अब देखें जी उसने ये जो है हमारे पास, चूँकि ये रिजल्टेंट वेक्टर जो था बराबर था इनके, तो i और j कंपोनेंट्स जिस तरह बराबर हैं इसी तरह से k कंपोनेंट भी बराबर समझा जाएगा। तो हम कोफिशिएंट्स ऑफ k जो हैं उनको कंपेयर अगर करें लेफ़्ट और राइट साइड को, तो z जो है आपके पास देखें z जो है वो 3 के इक्वल आ जाएगा। इधर z के k के साथ 3 है एक साइड पे, दूसरी साइड पे k के साथ z है, तो ये इस तरह से z का आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 है, द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स A B C D आर गिवन बिलो। ये पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं, शो दैट, और साबित करें कि ए बी वेक्टर जो है जो इन पॉइंट्स के मिलने से बनेगा, A B C D पॉइंट्स के मिलने से बनेगा। तो ये जो है हमारे पास ए बी और सी डी जो हैं वो पैरेलल होंगे, ये साबित करें। तो हमने पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लिखा, ये जो बुक पे लिखा हुआ था इसी को, उसके बाद ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी और पोजीशन वेक्टर ऑफ सी ये आपकी बुक के अंदर स्टेटमेंट में लिखे हुए हैं। ए बी जब हम वेक्टर बनाना चाहेंगे तो बी बाद में आ रहा है, इसलिए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी में से पोजीशन वेक्टर ऑफ ए जो है वो माइनस कर दिया जाएगा। तो अब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी जो था उसकी वैल्यू थी 3i + j, तो ये 3i + j माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए किया 2i - j + k हो जाएगा ये पोजीशन। और अब जो है हम इनकी पहले तो ये ब्रैकेट ओपन करने से साइन चेंज हो जाएंगे, ये सारे माइनस का 2i हो जाएगा, प्लस j हो जाएगा और -k हो जाएगा। अब हम इसको जो है सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3i + j
और अब 3i में से 2i माइनस किया तो i बच गया हमारे पास, j और j मिलकर 2j हो गया, और इसी तरह से k एक ही बार था वो माइनस का था वो लिख दिया। अब सी डी को देखते हैं तो सी डी हो जाएगा, डी बाद में आ रही तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी में से पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस करेंगे। जो बुक में दिया हुआ था पोजीशन वेक्टर ऑफ डी वो लिखा, माइनस किया पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, ये भी स्टेटमेंट के अंदर मौजूद है। अब इनको जब माइनस करेंगे तो माइनस आई कंपोनेंट में से आई कंपोनेंट माइनस करेंगे, माइनस आई एंड माइनस 2i माइनस 3i हो जाएगा, माइनस 2j माइनस 4j मिलके माइनस 6j हो जाएगा, और इसी तरह से k और प्लस 2k मिलके 3k हो जाएगा। अब देखते हैं जी, यहाँ पे हम अगर सी डी में से जो ये आंसर निकला है -3 कॉमन ले लें तो बाकी हमारे पास देखिए माइनस कॉमन लेने से सारे साइन भी चेंज हो जाएंगे और 3 पे डिवाइड भी हो जाएंगी। तो ये 3i की जगह पे -3i की जगह पे अकेला i आ गया, -6 की जगह पे +2 हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया और j आ गया, और इसी तरह से +3k की जगह पे 3 पे डिवाइड होने के बाद -k आ जाएगा, माइनस कॉमन लेने की वजह से चेंज होगी। अब अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को देखें, जो ये थी आपके पास ए बी जो था i + 2j - k था, i + 2j - k जो है वो ए बी की वैल्यू है। तो मैंने ये इसी तरह से लिखते हुए इस जो ब्रैकेट ये निकली बनी थी ये वैल्यू बनी है। अगर इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो यही वैल्यू ए बी की है, तो इसकी जगह पे मैंने ए बी लिख दिया। अब देखें सी डी और ए बी जो है एक दूसरे के स्केलर प्रोडक्ट के है, नॉन ज़ीरो स्केलर प्रोडक्ट हैं एक दूसरे का। -3 वो वैल्यू है जिससे मल्टीप्लाई होके वो एक दूसरे के बराबर हो रहे हैं। जब ए बी को -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सी डी के बराबर आ जाता है। तो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर कि दो वेक्टर्स जब पैरेलल होते हैं तो वो एक दूसरे के नॉन ज़ीरो स्केलर मल्टीपल होते हैं। तो ये इसी देखें एक दूसरे के नॉन ज़ीरो स्केलर मल्टीपल आ रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं रिजल्ट यहाँ से निकाल सकते हैं कि सी डी और ए बी जो हैं वो पैरेलल हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर जो था 9 हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 अगर देखें तो इसकी स्टेटमेंट पहले बुक से देख लें कि बुक से दैट ये उसने लिखी हुई है डेफिनेशन के 2 वेक्टर्स v एंड w इन स्पेस आर पैरेलल, के 2 वेक्टर्स पैरेलल होंगे। यही बात जो अभी हम पीछे वाले क्वेश्चन में कर रहे थे, इफ़ देयर इज अ स्केलर c सच दैट v इज इक्वल टू सी डब्ल्यू हो गए। वो एक c जो है यहाँ पे जिस तरह ऊपर वाले क्वेश्चन में -3 था, इसमें उसने कांस्टेंट वैल्यू को c के तौर पे यूज़ किया। तो दी वेक्टर पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन, इफ के वो वेक्टर्स जो होंगे वो एक ही डायरेक्शन में होंगे अगर c ग्रेटर दैन 0 होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे अगर c लेस दैन 0 होगा। तो साइन चेंज होने से डायरेक्शन चेंज हो जाती है। पिछले लेक्चर में आप अच्छी तरह से ये चीज़ें सारी देख चुके हैं। तो अब इसमें उसने 4 क्वेश्चन किए हैं आपसे। पहला है फाइंड 2 वेक्टर्स ऑफ लेंथ 2, ऐसे 2 वेक्टर्स निकालें जिनकी जो है मैग्नीट्यूड लेंथ जो है वो 2 हो और पैरेलल हों, ये वेक्टर भी जो दिया हुआ है उसके पैरेलल हों। तो अब सबसे पहले तो ये इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, फिर ही उसकी लेंथ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ 2 हो जाएगी। इसलिए पहले हम जो है जो वेक्टर v है इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका हम बार बार पढ़ चुके हैं कि वेक्टर को वेक्टर की मैग्नीट्यूड पे डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले वेक्टर तो मौजूद है, हम उसकी मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है? कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स का सम और स्क्वायर रूट। तो ये 2 था, इसका कोफिशिएंट एक उसका स्क्वायर किया, फिर इसी तरह से -4 है तो इसका भी यहाँ पे स्क्वायर आएगा, ये -4 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, और इसके बाद ये हो जाएगा इसी तरह से यहाँ पे 4 है तो इसका भी स्क्वायर आएगा। तो ये स्क्वायर करने से ये हमारे पास हो जाएगा 16 16 32 और 4 36 स्क्वायर रूट हो जाएगा। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 6 रह जाएगा। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी, इसलिए माइनस साइन इग्नोर कर देंगे। यूनिट वेक्टर क्या होता है जी? वेक्टर और वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर हो गया v, उसको डिवाइड कर दिया उसकी मैग्नीट्यूड पे। तो वेक्टर v जो था आपको गिवन ही था 2i - 4j = 4k था, और 6 पे तकसीम कर दिया। 6 पे तकसीम करने के बाद ये 2/6 करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। 4/6 करेंगे 2/3 हो जाएगा, फिर 4/6 करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास इसका यूनिट वेक्टर। अब हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए था, बल्कि 2 वेक्टर्स चाहिए थे ऐसे जिनकी मैग्नीट्यूड तो 2 हो, यानी कि इसके डबल के बराबर हो और पैरेलल भी हो। तो मैग्नीट्यूड 2 करने के लिए क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास एक नया वेक्टर आ गया जो कि
ऐसा वेक्टर होगा जो v वेक्टर के पैरेलल भी होगा, क्योंकि ये स्केलर मल्टीपल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो है ये मैग्नीट्यूड में डबल भी हो जाएगा, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई किया था तो डबल हो जाएगा। ये इस पैरेलल हो गया। अब दूसरा वेक्टर भी ऐसा चाहिए जो जिसकी मैग्नीट्यूड 2 हो, लेकिन वो मिकदार एक जैसी ना हो, वेक्टर अलग हो, इसी पे ना आ रहा हो। तो इसलिए हम इसको अब मैग्नीट्यूड डबल कर देते हैं, लेकिन -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फिर आ जाएगा, ये अलग हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। तो उसी जो यूनिट वेक्टर था हमने निकाला v का, उसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से दूसरा वेक्टर आ जाएगा जिसकी मैग्नीट्यूड डबल थी v से, और ये इसकी डायरेक्शन उलट हो जाएगी। दो वेक्टर उसने कहा था, एक सेम डायरेक्शन में हमने निकाल लिया, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में निकाल लिया। इस तरह से ये दो वेक्टर्स आ गए जिसकी मैग्नीट्यूड डबल थी और वो v के पैरेलल भी थे। अब क्वेश्चन इसी का बी पार्ट जो था उसमें था कि फाइंड दी कांस्टेंट ए फाइंड करना है। इस तरह से है कि ये वेक्टर वी और डब्ल्यू जो हैं पैरेलल हैं और डब्ल्यू वेक्टर के अंदर ए का इस्तेमाल उसने किया है। अब अगर वी और डब्ल्यू पैरेलल हैं तो फिर उनके जो कंपोनेंट्स हैं, जो उनके वो एक्स वाई जो है हमारे पास आई जे के, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं इनकी रेशियो एक जैसी होगी, क्योंकि ये एक दूसरे के फिर होंगे स्केलर मल्टीपल। तो इसलिए हम फिर कह सकते हैं कि ये जो इनके हैं आपके पास आई की, दोनों आईज जो हैं उनकी रेशो बराबर होगी दोनों जे की रेशो के, ये जे के ये -3 और +9, यानी कि हम कह सकते हैं 1/a जो है वो बराबर हो जाएगा -3/9 के। इसी तरह 4 यही बराबर हो जाएगा 4/-12 के k की रेशो जो है। तो हमने a वाला हिस्सा निकालना है, इसको बेशक आप -3/9 के साथ ले लें, बेशक 4/-12 के साथ ले लें, आपकी मर्जी है। ये यहाँ से निकल आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 बचेगा। और इस तरह से ये फिर जब दोनों न्यूमरेटर में ले जाएं, दोनों को रेसिप्रोकल कर लें तो a = आपके पास -3 आ जाएगा। ये इसी का सी पार्ट है जी। फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 5 इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ v आपको दिया हुआ है बुक में, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में हो ऐसा वेक्टर फाइंड करें, अपोजिट डायरेक्शन में हो और लेंथ 5 हो। तो ये क्वेश्चन जो हमने ए पार्ट किया था उसमें भी हमने काम किया है, वैसा ही काम करना पड़ेगा। पहले यूनिट वेक्टर निकाल लें v का, फिर उसको जो है अब अगर तो 5 से ज़रब करेंगे तो वो लेंथ तो 5 हो जाएगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाएगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन उसकी रिक्वायरमेंट है कि लेंथ भी 5 हो और अपोजिट डायरेक्शन भी हो। तो डायरेक्शन अपोजिट करने के लिए इसको हम पहले यूनिट वेक्टर v का निकाल लेंगे, यानी कि v की मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, फिर वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे तकसीम कर देंगे तो ये यूनिट वेक्टर बनेगा। और उसके बाद -5 से उस यूनिट वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अपोजिट डायरेक्शन में लेंथ 5 का रिक्वायर्ड वेक्टर हमें मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का ही डी पार्ट है हमारे पास कि a एंड b फाइंड करें इफ़ ये 3i - j + 4 के ये दो वेक्टर्स दिए हुए हैं पैरेलल हों। तो यहाँ पे फिर वही बात सेम आ गई जो इसका बी पार्ट में थी कि दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो उनके फिर कंपोनेंट्स की रेशो एक जैसी होंगी। तो यानी कि 3/a आई कंपोनेंट की होगी, इसी तरह j कंपोनेंट -1/b होगी, ये लिख दी, और इसी तरह k कंपोनेंट 4/-2 हो जाएगी। तो अब देखें ये जो है 4/2 ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये तीनों जब आपस में बराबर हैं 3/a = 1 -1/b = 4/-2, तो हम इसको फिर कह सकते हैं कि ये 3/a जो है ये 4/-2 के भी बराबर है। इसी तरह से -1/b जो है ये भी 4/-2 के बराबर है। तो ये सॉल्व किया तो खैर ये -2 हो गया, 4/-2 करने से -2 हो गया। तो ये -2 को हम a वाले हिस्से के साथ भी लगा लेते हैं =2 लगा के, और इसी तरह से b वाले के साथ भी लगा लेते हैं। तो ये दोनों वैल्यूज हमें आ जाएंगी, 3/a = -2 हो जाएगा। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि -1/b जो है वो भी -2 है। तो ये जब इनको सॉल्व किया जाएगा तो ये a हमारे पास हो जाएगा -3/2, और इसी तरह से b = हो जाएगा 1/2। ये आप सॉल्व कर लेंगे तो ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 11 है इसी एक्सरसाइज का हमारे पास, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस फॉर
दी वैक्टर्स, ये वैक्टर्स कुछ तीन दिए हुए हैं, तो तीनों के उसने डायरेक्शन कोसाइंस पूछे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी डायरेक्शन कोसाइंस पूछ चुका है हमसे। तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का तरीका क्या होता है कि यूनिट वेक्टर पहले निकालते हैं, जो यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं वही डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, उन्हीं को डायरेक्शन कोसाइंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सॉल्व किया था, तो यहाँ पे मैं थर्ड पार्ट इसका कर रहा हूँ। उसने पी क्यू वैक्टर के कहा है, ऊपर तो दोनों वैक्टर सीधे दिए हुए थे, इनके जस्ट यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे कि पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, फिर इसी पे इसको इसी दिए हुए वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे तकसीम कर देंगे। जबकि जो थर्ड वाला है उसमें पी और क्यू उसने पॉइंट दिए हुए हैं, तो पहले इनको सॉल्व करके हमें पी क्यू वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो मैंने ये थर्ड वाला कर दिया। ये काम तो खैर पहले बार बार हो चुका है, आज भी हमने पीछे क्वेश्चन में एक में किया। तो पी क्यू वेक्टर फाइंड करते हैं, तो क्यू माइनस पी करेंगे, पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पी करेंगे, तो पी क्यू वेक्टर हमें मिल जाएगा। तो ये जब पोजीशन वेक्टर्स को माइनस किया तो ये देखें हमारे पास 1 माइनस 2 हो जाएगा, आई आ जाएगा साथ, 3 माइनस 1 हो जाएगा और जे आ जाएगा, 1 माइनस 5 आ जाएगा और के आ जाएगा। इनको जब सॉल्व करेंगे माइनस आई प्लस 2 और माइनस 4 हो जाएगा। ये पी क्यू वैक्टर हुआ। इसकी मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या था कि इनके कोफिशिएंट्स जो हैं इनके स्केयर्स का सम करके स्केयर रूट लेंगे। तो वही किया, -1 का स्केयर किया, 2 का स्केयर किया, -4 का स्केयर किया और स्केयर रूट ले लिया। ये 21 बन गया और इसके ऊपर अब स्केयर रूट भी यहाँ पे लगाएंगे, ये यहाँ पे स्केयर रूट भी आएगा। उसके बाद जी हमारे पास ये आ गया जी, हमने इसका यूनिट वेक्टर निकालना था ताकि डायरेक्शन कोसाइंस बता सकें, तो वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड कर दिया हमने। अब ये 21 अंडर रूट सब के साथ आ जाएगा, आई वाले कंपोनेंट में भी आ जाएगा, जे वाले में भी आ जाएगा, के वाले में भी आ जाएगा। तो यहीं से देख के डायरेक्शन कोसाइंस लिख देंगे कि -1 ओवर 21 अंडर रूट, 2 ओवर 21 अंडर रूट एंड माइनस ये 4 ओवर 21 अंडर रूट। ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 जो है कंप्लीट हो जाएगा। 2 पार्ट्स जो छोड़े हैं आपने खुद करने हैं, बहुत आसान है, आपने देख ही लिया, आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ, ये लास्ट क्वेश्चन है जी एक्सरसाइज का, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल्स कैन बी द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ सिंगल वेक्टर। ये 3 एंगल्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन से ऐसे हैं, ये 3 पार्ट्स हैं कि इनमें से कौन से ऐसे हैं जो एक ही वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स हैं। तो इसके लिए हमारी कंडीशन ये होती है कि अगर इनके कोसाइंस के स्केयर्स का सम बराबर 1 के आ जाए, 1 के आ जाए, कोसाइंस के यानी कि कॉस के स्केयर्स का सम 1 के बराबर आ जाए, ये एक एंगल अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गैमा समझते हुए, तो फिर ये जो होंगे एक ही एंगल के होंगे डायरेक्शन एंगल्स, नहीं तो ये एक ही एंगल के नहीं होंगे, एक ही वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स होंगे, नहीं तो ये सिंगल वेक्टर के नहीं होंगे। तो देखें पहला जो था उसमें अल्फा था, ये 45 और 60 था, एक को अल्फा ले लिया, दूसरे को बीटा, तीसरे को गैमा ले लिया। हमने फॉर्मूला लिखा कि ये कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इक्वल टू 1 होगा, तो फिर ये सिंगल वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स होंगे। हमने सॉल्व किया, अल्फा की जगह पे 45 लगाया, बीटा की जगह पे भी 45 लगाया और गैमा की जगह पे दी हुई वैल्यू जो कि 60 डिग्री थी वो लगाई, और कॉस 45 डिग्री देखा तो 1/√2 होता है। इसी तरह से ये फिर cos 45 डिग्री है, फिर cos 60 डिग्री है जो कि 1/2 होता है। लास्ट ईयर आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी हुई हैं चीज़ें। तो ये स्केयर्स किए इनके, तो 1 का स्केयर 1 ही रह गया, √2 का 2 हो जाएगा, इसी तरह से 1/2 हो गया और 1/2 का 1/4 हो जाएगा स्केयर। 4 एलसीएम आया, ये सॉल्व किया तो 5/4 बना जो कि 1 के इक्वल नहीं है। तो फिर ये जो तीनों एंगल्स दिए हुए थे 45, 45 एंड 60, ये डायरेक्शन एंगल्स नहीं थे सिंगल ही वेक्टर के, एक वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स नहीं थे। क्वेश्चन नंबर इसी का मैंने थर्ड पार्ट फिर सॉल्व किया, सेकंड आपके लिए छोड़ दिया। तो इसमें जो थर्ड पार्ट में एंगल दिए हुए थे 45, 60 एंड 60 दिया हुआ था, तो अल्फा हमने रख लिया 45, बीटा 60 एंड गैमा भी 60। फिर वही लिखा हो कि कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा, और इसको सॉल्व किया तो ये 1/2 हो गया। 45 डिग्री 1/√2 हो जाएगा, 60 डिग्री 1/2, फिर cos 60 डिग्री 1/2, और ये स्क्वायर्स किए तो 1/2 ही रह जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर फिर 1/4 हो जाएगा। तो ये एलसीएम लिया, 4
एलसीएम आया 4/4 हो गई, ये 1 आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से ये 1 के इक्वल आ गया। तो हम फिर कहेंगे कि ये जो एंगल्स थे जो अभी हमने सॉल्व किए 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये डायरेक्शन एंगल्स हैं सिंगल ही वेक्टर के, एक ही वेक्टर के। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.2 जो कि कंप्लीट हो चुकी है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे, बहुत ही इजी थे, आसानी से सारे देखे हमने, सारे ही तकरीबन सॉल्व किए हैं। कोई जो छोड़े हैं उनमें से उनके साथ वाले मैंने सॉल्व करवाए हैं। तो इनको आप भी बाकी प्रैक्टिस करें। अगर प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से ये आप कर जाओगे, बहुत आसानी से। इसमें 2-3 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये पेपर में आ भी सकते हैं। तो बिल्कुल भी आप जो है गफलत ना बरतें और काम साथ साथ करते जाएं ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। जी, अल्लाह हाफिज़।